नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा के लिए एक ऐसी कंप्लीट मैराथन वीडियो लेकर आया हूं जिसमें संपूर्ण एसएसटी को मात्र एक वीडियो में खत्म करूंगा। यह वीडियो परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि कंप्लीट सिलेबस के हर टॉपिक को इस वीडियो में खत्म किया गया है। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में कराऊंगा सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन से जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी जहां से परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी जानकारी को यहां पर बता करके चलूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगी, परीक्षा में वो अक्सर आपके पूछी जाती है। इसलिए यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में आपको ना इसी वीडियो से डायरेक्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो में आपको कराऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कंधार अफगानिस्तान से प्राप्त अशोक के अभिलेख दो लिपियों में लिखे गए, वे कौन सी लिपियां थी? वे थी यूनानी तथा अरामेइक। अरामेइक तथा यूनानी लिपियों में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं। कहां से? कंधार, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए अशोक के जो अधिकतर अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस लिपि में थे? वो अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। किस लिपि में थे? अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में अशोक के लिखे गए हैं, ठीक है ना। और ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने का काम किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1838 में किया था। मैंने आपको बताया भी है। तो एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपसे अशोक से संबंधित भी पूछे जाते हैं। कंधार से यूनानी तथा अरामेइक लिपियां प्राप्त हुई हैं अशोक के अभिलेख से। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार भारत में एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। राइट आंसर यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि मंदिरों को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता था, मंदिर बहुत समृद्ध थे, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, मंदिरों का निर्माण परिधियों पर किया जाता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। इसलिए अक्सर जो शत्रु राज्य हुआ करता था, आक्रमणकारी हुआ करता था, वो मुख्य निशाना मंदिर को बनाया करता था। मंदिर में बहुत सारी धन होता था और संपत्ति हुआ करती थी। अक्सर लोग प्राचीन काल में मंदिर को लूटा करते थे, है ना। मंदिर को लूटा करते थे प्राचीन काल में क्योंकि मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, ठीक है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका 3rd वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, शत्रु राज्य द्वारा आक्रमण के मुख्य लक्ष्य मंदिर थे क्योंकि मंदिरों को सरलता से अधिकार में लिया जा सकता था, मंदिर बहुत समृद्ध थे, मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे, मंदिरों का निर्माण परिधियों में किया जाता था। इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मंदिर शक्ति एवं संपत्ति को निरूपित करते थे। इसलिए अक्सर जो शत्रु राज्य हुआ करता था वो कहां पर आक्रमण करता था? मंदिर पर अपना निशाना बनाए रखता था। इसलिए वो मंदिर को लूटा करते थे, मंदिर में जितनी भी संपत्ति हुआ करती थी उसको वो लूट लिया करते थे क्योंकि मंदिर उस दौरान शक्ति और संपत्ति को दर्शाया करते थे। राजा जो हुआ करते थे वो अक्सर मंदिरों का निर्माण इसलिए करवाते थे क्योंकि उनकी सत्ता जो है वो सभी लोगों को दिखाई पड़ने लगे, यानी कि सत्ता का प्रादुर्भाव दिखाने के लिए अक्सर प्राचीन काल में राजा या सम्राट मंदिरों का निर्माण कराया करते थे क्योंकि मंदिर शक्ति व संपत्ति को दिखाते थे। इसलिए अक्सर जो शत्रु राज्य हुआ करता था वो मुख्य रूप से मंदिर को ही अपना निशाना बनाता था। राइट आंसर यहाँ पर 3rd ऑप्शन वाला यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह क्वेश्चन परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। पिछले महीने की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अशोक के धम्म में देवताओं की पूजा और कर्म कांड शामिल थे। अशोक ने धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों को नियुक्ति की जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ए गलत है लेकिन बी सही है क्योंकि दोस्तों जो अशोक था ना, अशोक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने बताया
अशोक ने धम्म धर्म को अपना लिया था। इसमें देवताओं की पूजा कर्मकांड को शामिल नहीं किया गया था। इनका सभी का त्याग किया गया था, है ना। कर्मकांड होगी, पूजा हो गया, इनका इसने विरोध किया था। इसमें ना ही किसी धर्म की पूजा करनी थी, ना ही किसी को यहाँ पर मानना था, है ना। कर्मकांड, पूजा वगैरह सभी को यहाँ पर छोड़ दिया गया था। यहाँ पर दिया गया है देवताओं की पूजा और कर्मकांड शामिल थे, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गलत यहाँ पर हो जाएगा। अशोक ने धम्म अधिकारी को नियुक्त किया था, जिनको महामात्र के नाम से जानते थे, जो कि जगह जगह पर जाया करते थे और धम्म की शिक्षा दिया करते थे। यहाँ पर दूसरा वाला सही हो जाएगा, पहला गलत होगा। एग्जाम में 3 से 4 बार अब तक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से चोल वंश के संबंध में कौन सा सही है। राजा चोल ने गंगईकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी बनाई। राजेंद्र चोल ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। चोल मंदिर शिल्प उत्पादन का केंद्र थे। व्यापारियों के संगठन को सभा के रूप में जाना जाता था। इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा चोल मंदिर शिल्प उत्पादन के केंद्र माने जाते थे। चोल मंदिर जो हुआ करते थे ये आर्थिक धार्मिक के मुख्य केंद्र बिंदु थे। आर्थिक धार्मिक दृष्टिकोण से, है ना, ये केंद्र बिंदु हुआ करते थे चोल मंदिर। आपको पता होना चाहिए, जहां से परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में संग्राम यानी कि युद्धों के नाम दिए गए हैं। सूची सेकेंड में सन यानी कि वर्ष यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर मिलान करना है। चौसा का संग्राम कब हुआ था? चौसा का संग्राम यानी कि चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। ए का यहाँ पर थर्ड के साथ मिलान हो जाएगा। किसके साथ? थर्ड के साथ मिलान होगा। ए का थर्ड 4 वाले में दिया गया है, इसलिए 4 विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1540 में यह युद्ध हुआ था। वहीं जो चंदेरी का युद्ध था यह 1528 में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से मिलान करना था। यहाँ पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 1000 कमेंट का। कितने कमेंट का? इस वीडियो में आप सभी लोग मिलकर के एक एक कमेंट करेंगे, 1000 व्यक्ति, तो यहाँ पर इस वीडियो में 1000 कमेंट पूरे हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो का टारगेट मैंने रखा है 1000 कमेंट का, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत करके इतनी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता हूं, वो भी संपूर्ण कंटेंट के साथ। तो आपका भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि सभी लोग एक एक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही तो सकते हैं। कितने कमेंट आपको करने हैं? 1000 कमेंट आप सभी लोग मिलकर के इस वीडियो में कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपको यहाँ पर क्या करना है? मिलान करना है। मुख्य भक्ति संतों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। नमलवार, चैतन्य देवा, सूरदास, नरसिंह मेहता। यहाँ पर आपको मिलान करना है। जैसे सभी लोग जानते होंगे सूरदास के बारे में। सूरदास ये कहाँ पर पैदा हुए थे या ये कहाँ से संबंधित है, किस क्षेत्र से हैं? पश्चिमी भारत से होंगे या दक्षिण भारत से या उत्तर भारत से या पूर्वी भारत से। तो सभी लोग यहाँ पर जानते होंगे सूरदास के बारे में। तो सूरदास का जो यहाँ पर मिलान आपका जाएगा, किसके साथ जाएगा? यहाँ पर सूरदास का मिलान जाएगा दोस्तों, किसके साथ जाएगा? यहाँ पर चला जाएगा आपका उत्तर भारत के साथ। सभी लोग जानते हैं ना, सूरदास जो हुए थे ये उत्तर प्रदेश में हुए थे ना, उत्तर भारत में इनका मिलान चले जाएगा। यानी कि सी का थर्ड। सी का थर्ड किस किस में है? सी का थर्ड आपको यहाँ पर थर्ड वाले में दिखा, तो थर्ड वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अगर आपको 1 या 2 यहाँ पर मिलान करना आता है तो आप पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर सकते हो। ए का सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा नमलवार, जो कि दक्षिण भारत से संबंधित है। वहीं चैतन्य देवा जो हैं ये पूर्वी भारत से संबंधित है। नरसिंह मेहता पश्चिमी भारत से संबंधित है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, गुलामगिरी किताब किसने लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट समझ लेना, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको हमेशा भी बताया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की किताब है गुलामगिरी, जो कि किन लोगों को समर्पित की गई है? अमेरिका में एक गृह युद्ध चलता था। अमेरिकी गृह युद्ध में क्या हुआ था? उसमें दास प्रथा चलाई जाती थी। दास प्रथा वाले लोग थे, उनको जो छुड़वाने का काम किया गया था, जिन व्यक्तियों ने छुड़वाया था दास लोगों को, है ना, गुलाम लोगों को, उन्हीं को यह किताब समर्पित है, गुलामगिरी।
एक तरीके से आप लोग कह सकते हो अमेरिकी गृह युद्ध में जो आपके दास प्रथा के लोग थे उन्हीं को यह किताब समर्पित की है ज्योतिबा फूले ने, जिस किताब को बोलते हैं गुलामगिरी। एक दूसरी किताब सेकंड बुक को भी आप लोग याद रखना, काश्तकार का चाबुक। काश्तकार का चाबुक है ना, काश्तकार का चाबुक किसकी किताब है? ये भी दोस्तों ज्योतिबा फूले की ही किताब है, काश्तकार का चाबुक है ना। काश्तकार का मतलब होता है किसान, किसान का चाबुक, ठीक है ना। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हरिदास ठाकुर के बारे में आपको बताऊं, इन सभी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। हरिदास ठाकुर ने मटुआ या मतुआ कहीं कहीं पर आपको मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको मटुआ मिलेगा। मटुआ आंदोलन है ना, मटुआ आंदोलन को किसने शुरू किया था? हरिदास ठाकुर ने शुरू किया था। नारायण गुरु दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एक नारा दिया था। नारा मैंने आपको हमेशा ही बताया है और हमेशा एग्जाम में पूछा भी गया है। एक जाति है ना, आपको याद होगा, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर है ना, एक ईश्वर। यह नारा किसने दिया है? तो नारायण गुरु ने यह नारा दिया है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलान कर लेना था। और वही मैं बात कर लूं मुमताज अली की, जो कि एक महिला है। क्या है? एक महिला है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ना कुरानों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने की बात किस महिला ने की थी? तो मुमताज अली ने की थी, है ना, जो कि कुरानों का हवाला देकर कहा था कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैंने सभी का निचोड़ आपको यहाँ पर बता दिया, ताकि कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आप उस क्वेश्चन को फटाक से कर लोगे। राइट आंसर यहाँ पर ज्योतिबा फूले हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया? अभी मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि आप सर कैसे कैसे क्वेश्चन बता देते हो जो कि डायरेक्ट एग्जाम में ना कई कई बार पूछा गया है। तो आप लोग समझ सकते हो कंटेंट कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो आपको बताना ना किसने दिया। आप सभी लोग कहोगे कि नारायण गुरु ने दिया। सर अभी तो आपने बताया किसने दिया, नारायण गुरु ने दिया, ठीक है ना। नारायण गुरु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंबेडकर जी ने ना मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अंबेडकर जी ने चलाया था। ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जानते हैं, इन्होंने आत्मसम्मान या स्वाभिमान जिसको बोलते हैं, आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? तो पेरियार जी ने चलाया था। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जितनी जानकारी मैं आपको बताकर कि चलूं, समझ लेना वो कहीं ना कहीं परीक्षा में हमेशा पूछी गई है और हमेशा पूछी ही जाएंगी, है ना, भविष्य में भी पूछी जाएंगी। तो राइट आंसर नारायण गुरु यहाँ पर हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक तो आप लोग यहाँ पर करो ही गए, है ना। उसके साथ आपको यहाँ पर 1000 कमेंट भी पूरे करने हैं। आपको याद दोबारा यहाँ पर दिला देता हूँ, 1000 कमेंट भी आपको इस वीडियो में पूरे करने हैं ताकि वीडियो का टारगेट पूरा हो सके। अगला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सशक्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम, क्वेश्चन रिपीट किया गया है, एग्जाम में 2 से 3 बार अब तक पूछा गया है। 1905 में भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था जिसको वंदे मातरम दक्षिण भारत में बोला जाता था। उस राज्य मतलब कि कहां पर बोला जाता था? आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको बता ही दिया दक्षिण भारत में। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को ना किस नाम से जानते हैं? तो वंदे मातरम के नाम से जानते हैं। एग्जाम में दो से 3 बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आंध्र प्रदेश यहाँ पर आपको टिक करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर, जो कि अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। नमक के उत्पादन पर बिक्री पर राज्य का एकाधिकार था। बिल्कुल सही बात होगी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक के उत्पादन पर अपना एकाधिकार कर लिया था, इसलिए गांधी जी ने नमक तोड़ो वाला कानून चलाया था ना। महात्मा गांधी ने इस नियम को तोड़ा क्योंकि नमक पर टैक्स कर वसूलना पाप है और ये भोजन का बुनियादी हिस्सा था। दोनों सही है दोस्तों, ठीक है ना। ये अभिकथन दिया गया, यहाँ पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ये दोनों बातें यहाँ पर कैसी दी गई दोस्तों? बिल्कुल सही दी गई, इसलिए राइट आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है, ये किसने कहा था, है ना। किसने यह कथन कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक भी आपकी राजनीतिक लोकतंत्र के साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है? यह कथन किस व्यक्ति का है आपको यहाँ पर बताना है।
तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा अंबेडकर का, है ना। ये प्रसिद्ध कथन जो है ये अंबेडकर जी का यहाँ पर हो जाएगा। तो राइट आंसर मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया ना, अंबेडकर साहब यहाँ पर हो जाएंगे। एक बात और आपको बताना चाहूँ अंबेडकर जी के बारे में, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भी थे। एग्जाम में एक बार पूछा गया है मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए कर लेते हैं उपयुक्त विकल्प का चयन। ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर के बना है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्या होंगे? दोनों इस क्वेश्चन में सही हो जाएंगे। जो ब्रह्मांड बना हुआ है ये अनेक यानी कि लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर के बना हुआ है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों का एक सिस्टम है, प्रणाली है। इसलिए दोनों इस क्वेश्चन के राइट आंसर यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है अगर हम विषुवत रेखा से दूर जाते हैं तब क्या होता है। जैसे मैंने ये ग्लोब बना दिया, समझ लो, आप चित्र के माध्यम से अच्छे ढंग से समझ पाओगे। ये बीच वाली रेखा जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसी को ही विषुवत रेखा भी बोलते हैं। अगर हम लोग इस रेखा से दूर जाएंगे, जैसे हम सबसे दूर आ गए, मान लो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम लोग दूर आ गए, यहाँ पर आगे दूर, तब क्या होगा दोस्तों? अक्षांश समांतर रेखाओं का आकार कम होता है, अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता है, देशांतरों का आकार कम होता है, देशांतरों का आकार बढ़ता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो हो जाएगा अक्षांश, यानी कि समांतर रेखाओं का आकार कम होता है। राइट आंसर आपका पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। कैसे दोस्तों? यहाँ पर बताना चाहूँ ना आपको, जैसे ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये रेखाओं का जो आकार है वो घटता हुआ दिखाई देगा। अंत में सबसे छोटी रेखा बन जाएगी, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से होंगी। तो यहाँ वाली जो रेखा होगी वो सबसे छोटी हो जाएगी, यानी कि आकार में कम होता जाएगा, है ना। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी को एक एक घंटे में 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को घेरता है। कितना? 15 डिग्री देशांतर को घेरता है प्रत्येक समय, है ना। जैसे 24 घंटों में इसको बांटा गया है, एक घंटा कितने को घेरता है? 15 डिग्री को घेरता है। इस हिसाब से आप लोग यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ना, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं, आपको शायद पता होगा, ठीक है ना। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट होते हैं। 15 डिग्री इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से या कौन सा कथन चंद्रमा के बारे में सही है। चंद्रमा यानी कि मून के बारे में आपको सही बताना है। चंद्रमा पर जीवन अनुकूल परिस्थितियां नहीं है। क्या चंद्रमा पर जीवन नहीं है? है ना, अभी तो चंद्रयान अपना गया था ना चंद्रमा पे, तो क्या चंद्रमा पर जीवन है या नहीं है? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा चंद्रमा पे जीवन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर ही पत्थर है, आपको पता ही होगा। नहीं है, बिल्कुल सही बात है। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे नहीं है। क्या गड्ढे नहीं है दोस्तों? बिल्कुल गड्ढे तो यहाँ पर हैं। क्या है? यहाँ पर गड्ढे हैं, आपके गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े आकार के, मैदान भी हैं और बड़े बड़े पर्वत भी हैं आपके चंद्रमा पर, है ना। तो यहाँ पर नहीं दे दिया गया, इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पर चंद्रमा की सतह पर पर्वत छाया बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। तो बी को छोड़ के आपके दोनों यहाँ पर आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ए सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ए एंड सी, ए एंड सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि कथन यहाँ पर दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान करो। अब आपको महासागर बताना है कौन सा यहाँ पर होगा। यह सबसे गहरा महासागर है। सबसे गहरा कौन सा है आपको बताना है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर के गुजरती है। यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं, है ना, सभी महाद्वीप इसके अंदर भी समा सकते हैं। तो यह सबसे बड़ा वाला आपको यहाँ पर बताना है कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत। प्रशांत महाद्वीप में एक सबसे गहरा बिंदु है मेरियाना गर्त, है ना, आपको पता होगा ना। मेरियाना गर्त जो कि सबसे गहरा बिंदु है दुनिया का, जो कि प्रशांत महासागर में ही स्थित है, पूछा गया एग्जाम में। तो यहाँ पर ये तीनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो प्रशांत महासागर को यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। अब आपको क्या करना है? महाद्वीप को बताना है। ऊपर में आपने महासागर को बताया था,
यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी पाई जाती है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी पाया जाता है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में तथा कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। तो सबसे लंबी नदी कहाँ है भैया? नील कहते हैं, है ना। सबसे लंबी नदी को क्या बोलते हैं? नील। नील आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मिस्र के पास में पाई जाती है। मिस्र कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? अफ्रीका में। तो अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका में सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा दोस्तों? मरुस्थल है, आपको पता होगा, सहारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? यहाँ पर लिख देता हूं, सहारा मरुस्थल, जो कि एक समय में ना सहारा मरुस्थल हरा भरा मैदान भी हुआ करता था। हरा भरा मैदान भी एक समय में सहारा मरुस्थल हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पर जानवर की हड्डी प्राप्त हुए, शेर के चित्र प्राप्त हुए, भेड़ बकरी जैसे जंगली हाथियों के, और नदियों में, मतलब कि नदियों के चित्र मिले हैं। कहाँ से? सहारा की गुफाओं से। तो एक समय में ये हरा भरा मैदान भी हुआ करता था, सहारा, जो कि मरुस्थल यहाँ पर पाया जाता है। नदी भी नील पाई जाती है। इसका कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में भी है और कुछ भाग दक्षिणी गोलार्ध में भी है। राइट आंसर अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। एक बात और याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप से यहाँ पर से कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या मैंने आपको बताया था? भूमध्य रेखा। ये तीनों रेखाएं आपके अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट किसके बारे में थे? अफ्रीका महाद्वीप के बारे में थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारियां अक्सर प्रदान करी हैं। यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है ना। सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों क्यों कराता है? क्योंकि यह मौसमी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। दोनों यहाँ पर सही दिए गए, इसलिए पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। दोनों सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। यह क्वेश्चन आप सभी लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना। जो समताप मंडल है ना, समताप मंडल में आपके वायुयान यानी कि हवाई जहाज उड़ाने वाली सारी की सारी परिस्थितियां पाई जाती है, क्योंकि इसमें मौसम की कोई घटना नहीं होती है, इसलिए। ठीक है ना, आपने यहां पर समझ लिया होगा। मौसम की घटना किस में होती है? आपको मैंने क्या बताया था? मौसम की घटना जो होती है वो होती है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में होती है मौसम वाली घटना। समताप मंडल को मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँ, इसमें ओजोन गैस भी पाई जाती है ना, ओजोन लेयर, इसलिए इसको ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो यहाँ पर कहता है विश्व के सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मैंने अक्सर आपको बताया होगा, जहां पर गर्म धारा और ठंडी धारा का मिलन होता है, जहां पर गर्म व ठंडी धारा का मिलन बिंदु होता है, जहां पर मिलन होता है, वह क्षेत्र में मछलियां आपकी सर्वाधिक पाई जाती हैं। क्षेत्र जहां गर्म व ठंडी धाराएं मिलती हैं, तो वहां पर मछलियां अधिक से अधिक पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। यहां पर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा क्षेत्र फलों की कृषि के चलते विश्व का फलोद्यान? तो विश्व का जो फलोद्यान पैम्पास, भूमध्य सागरीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय या स्टेपी। राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश, है ना। जो भूमध्य सागरीय प्रदेश है ना दोस्तों, यहां पर आपको बताना चाहूं, यह क्षेत्र विश्व का फलोद्यान यानी कि फल उत्पन्न करने वाले के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर खट्टे फल अधिक होते हैं। कैसे फल? खट्टे रसदार फल यहाँ पर आपूर्ति करने के लिए माना जाता है। जैसे अंगूर हो गया, क्या हो गया यहाँ पर लिख दूं, अंगूर आपका हो गया, संतरा हो गया, है ना। ये खट्टे फल सर्वाधिक कहां पर आपके उगाए जाते हैं? तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में सर्वाधिक उगाए जाते हैं। आपको शायद पता हो, नहीं पता होगा तो अब आपको यहाँ पर पता हो चुका होगा। ठीक है ना, राइट आंसर भूमध्य सागरीय प्रदेश यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। मैंने आप लोगों से शुरुआत में क्या कहा था? इस वीडियो का टारगेट मैंने क्या रखा है? 1000 कमेंट का मैंने रखा है। तो 1000 कमेंट आप सभी लोग मिलकर के जल्द से जल्द इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। यही टारगेट इस वीडियो का मैंने रखा है, शायद आप भूल ना जाओ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर याद दिला दिया। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो नदी बेसिन आपको पता होगा, इंडस नदी बेसिन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, अमेजन नदी बेसिन है, या नील नदी बेसिन है। मैंने आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाया था, 2 मैंने आपको बेसिन पढ़ाए थे। एक तो मैंने अमेजन बेसिन पढ़ाया था और अपने भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पढ़ाया था। जो सबसे बड़ा है वो है अमेजन नदी बेसिन। अमेजन नदी बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बेसिन क्या है दोस्तों? अमेजन नदी बेसिन है। तो राइट आंसर अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। एक बात याद रखना, अमेजन नदी बेसिन से संबंधित यहाँ पर कर्तन वाली खेती करी जाती है।
कर्तन दहन वाली खेती यहाँ पर की जाती है, जिसको झूम खेती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको झूम खेती भी बोलते हैं। ये कहाँ पर की जाती है? अमेजन नदी बेसिन में की जाती है, आपको शायद पता हो। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसी गतिविधि जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को अन्य रूप और अधिक मूल्यवान उत्पादों में बदल दिया जाता है, वह क्षेत्र कहलाता है। क्षेत्र चतुर्थक क्षेत्र, तृतीयक, द्वितीयक या प्राथमिक। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा, उसको यहाँ पर बोलते हैं तृतीयक, है ना। तृतीयक क्षेत्र उसको यहाँ पर बोला जाता है। कैसे? तृतीयक नहीं, द्वितीयक। द्वितीयक पे मैंने यहाँ पर टिक लगाया आपका ना, सेकेंडरी पर। सेकेंडरी उसको बोला जाता है। आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, आर्थिक जो क्षेत्र बताए गए हैं, भूगोल के अंतर्गत भी बताए गए हैं, और आपके अर्थशास्त्र में भी तीन तीन क्षेत्र मुख्य तौर पे बताए गए हैं। होते तो आपके पांच तक हैं, लेकिन जो आपका पहला क्षेत्र होता है प्राइमरी वाला, है ना, इसमें प्रत्यक्ष तौर पर जो चीजें प्राप्त हो जाती है मनुष्य को, जो कि सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर करती हैं। किस पर? पर्यावरण से जो डायरेक्ट चीजें हम लोगों को प्राप्त होती है, वो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में आती हैं। जैसे जैसे खनन हो गया। क्या हो गया? खनन हो गया, ठीक है ना। पेड़ पौधों से प्राप्त फल हो गए। खनन करना, मछली को पकड़ना, आखेट करना, शिकार करना, है ना, ये क्या हो गए? ये आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वहीं जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, इसमें चीजें आपकी मूल्यवान हो जाती हैं। कैसे? प्राथमिक क्षेत्र आपके डायरेक्ट आपको पर्यावरण से प्राप्त हो जाती है, और जो आपका द्वितीयक होता है इसमें परिवर्तन किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँ गन्ने का। गन्ना आपका कैसा? ये डायरेक्ट खेत से प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये प्राइमरी में आएगा। जब गन्ने से दोस्तों चीनी बनाई जाएगी, है ना, तो ये बदल जाएगी ना, इसका मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाएगा, मूल्यवान में, उत्पादों में बदल दिया जाएगा, तो ये द्वितीयक बन जाएगी। उसी प्रकार दोस्तों कपास से ना, कपास से अगर आप लोग वस्त्र बना दोगे, वस्त्र क्या होगा? वस्त्र आपका द्वितीयक होगा और कपास आपका प्राथमिक होगा। गन्ना प्राथमिक होगा, चीनी द्वितीयक होगी। आशा करता हूं आपने समझ लिया होगा, ठीक है ना। राइट आंसर आपका द्वितीयक इस क्वेश्चन का सेकेंडरी वाला हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना क्या दोस्तों? मिलान करना है। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आपको छपा मिलेगा परीक्षा में, ठीक है ना। सेरीकल्चर मैंने आपको बताया था ना, रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसीकल्चर बोलते हैं मछली के पालन को, यानी कि मत्स्य मछलियों का जो प्रजनन करवाया जाता है, ये पालन किया जाता है मानव के द्वारा निर्मित टैंक या तालाब में, उसको पीसीकल्चर बोलते हैं। हार्टिकल्चर दोस्तों क्या होता है? फलों व फूलों की खेती। विटीकल्चर होता है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को द्राक्षा कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्राक्षा कृषि भी बोला जाता है अंगूर वाली खेती को, ठीक है ना। तो इतना आपको मैंने यहाँ पर बता ही दिया। राइट आंसर आपको यहाँ पर ढूंढ लेना है, कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर मिलान करके बता दिया है। सेरीकल्चर का रेशम के कीटों के साथ, पीसी कल्चर का मछली के साथ हो जाएगा, बीटी कल्चर का अंगूर के साथ, हार्टिकल्चर का सब्जी वाली खेती, फूल वाली खेती के साथ यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन यहाँ पर कहता क्या है, ध्यानपूर्वक समझेंगे। आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का बेहतरीन उदाहरण है, ठीक है ना। सहकारी जो आपकी क्या होती है? सहकारी एक प्रकार का सहकारी संस्था कह सकते हो, जो कि आनंद मिल आपकी सहकारी संस्था के अंतर्गत ही आती है, तो सही बात है। सहकारी क्षेत्र में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों के द्वारा होता है, ये भी सही बात है। तो आपके राइट आंसर इस क्वेश्चन का पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, जो कि यहाँ पर कहता है अधिगमकर्ताओं के बीच सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले हाईलाइट किया करो, आखिर आपसे पूछा क्या गया है। यहाँ पर पूछा गया है सामाजिक सांस्कृतिक विविधता के बारे में, ठीक है ना। इतना आपको यहाँ पर समझ लेना है। अधिगमकर्ताओं के बीच विविधता केवल उनकी सामाजिक संस्कृतियों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में ही नहीं, परंतु उनकी अधिगम शैलियों, आकांक्षाओं और मनोवृत्तियों में भी होती है। क्या पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का सही होगा? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों। आपने यहाँ पर एक चीज को गौर नहीं किया होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सांस्कृतिक विविधता के बारे में, यहाँ पर लिखा है केवल उनकी, है ना, केवल उनकी के कारण पहला आपका गलत हो चुका है। दूसरा, एक समुदाय में व्याप्त विविधता की संदेह भरी नजरों से देखना, ये भी गलत हो गया, है ना। संदेह भरी नजरों से थोड़ी ना देखना है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।
तो दोनों आपके यहाँ पर गलत हुए ना, तो राइट आंसर आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एडवर्टाइजमेंट। तो सोशल एडवर्टाइजमेंट का यहाँ पर सही उदाहरण नहीं है कौन सा। समय पर कर का भुगतान करना, ये आपका नहीं होगा। कोविड-19 के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना, जल बर्बादी को रोकना, एक विशेष ब्रांड के दंत मंजन टूथपेस्ट का प्रयोग। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा वही वाला टूथपेस्ट का प्रयोग करना, जो कि सामाजिक विज्ञापन का उदाहरण यहाँ पर नहीं होगा। आपको नहीं वाला बताना था, ये आपका सामाजिक थोड़ो ना हुआ, क्योंकि इसमें टूथपेस्ट की बात करी गई, दांतों की सफाई से संबंधित बात करी गई है। जल की बर्बादी को रोकना, ये आपका सामाजिक विज्ञापन होता है कि जल को कैसे रोकोगे, बर्बाद होता है जल, है ना। कोविड-19 से दूरी कैसे मेंटेन करोगे, ये भी आपका किस में आता है, ये भी सामाजिक मतलब कि मुद्दा है ना एक प्रकार का। समय पर कर का भुगतान कैसे करोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, ये भी आपका सामाजिक विज्ञापन होगा। नहीं यानी कि गलत आपको बताना है, तो टूथपेस्ट का विज्ञापन करोगे तो ये आपका कोई सामाजिक नहीं है ना, बल्कि एक शारीरिक कह लो, अपनी खाना पूर्ति करने के लिए, जैसे क्रीम का प्रचार करना है ना चेहरे पे लगाने वाली, तो वो आपका सामाजिक नहीं माना जाएगा, बल्कि अपनी शरीर की पूर्ति करने के लिए आप कह सकते हो एक तरीके से, है ना। आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पर जो मैं कहना चाहता हूँ। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संसद के अंतर्गत आते हैं, पार्लियामेंट के अंतर्गत क्या आते हैं, तो वही आपको बताना है। लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राष्ट्रपति, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत की जो संसद का निर्माण होता है तीन से मिलकर के होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राइट आंसर इस क्वेश्चन का 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका कहता है, विपक्ष यहाँ पर लिखा क्या है, चलिए इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूं। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। जो विपक्ष पार्टियां होती हैं, ये सरकार की जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित करती हैं, आपको यहां पर बताना है कैसे करती हैं। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना द्वारा, बिल्कुल करती हैं, पहला तो सही हो जाएगा। जनमानस की राय को भी व्यक्त करके, बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ताधारी दल की निरंकुशताओं पर रोक लगाकर, है ना, जो निरंकुश होते हैं ना उनका रोक लगाना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है, ये भी सही हो जाएगा। संसद में बाधाएं डालकर, क्या संसद में बाधाएं डालोगे, ये तो बात यहाँ पर सही नहीं लग रही है, यानी कि गलत होगी। डी जिन जिन में होगी वो यहाँ पर कटेगा, बचेगा आपका पहला वाला, तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, गलत वाले कथन की पहचान करोगे। जैसे संसद में बाधा डालना, ये तो गलत होता है, डी होगा जिन जिन में, वो सबसे पहले हटाओगे, आंख मूंद कर आपका इस आंसर यहाँ पर आ जाएगा ABC। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर आपको नहीं होने वाली है। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ चुका है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, भारतीय और विदेशी कंपनियों दोनों द्वारा बड़े शहरों में कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है, ठीक है ना, पसंदीदा गंतव्य बन गया है। तो इसके पीछे संभावित कारण क्या है। कम श्रमिक लागत, अंग्रेजी बोलने वाले आबादी, सुविधाजनक समय क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। जो कॉल सेंटर में जो जॉब होती है ना, भारत में ये बड़े पैमाने पर विकसित हो रहे हैं, क्योंकि भारत एक पसंदीदा गंतव्य बन गया है कॉल सेंटर के रूप में, क्योंकि विदेशी कंपनियां भी भारत के साथ यहाँ पर मतलब कि कॉल सेंटर को जोड़ा गया, स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो इसके कारण क्या है, इसके पीछे के कारण आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सही कारण यहाँ पर आपके हो जाएंगे कम श्रमिक लागत, यानी कि कम काम पर भी लोग भारत में काम करते हैं। अंग्रेजी बोलने वाले भी आपको मिल जाएंगे कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए। सुविधाजनक समय क्षेत्र भी उनको मिल जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र थोड़ी ना मिलता है, डी आपका गलत होगा, डी जिन जिन में है वो यहाँ से कटेगा, बचेगा पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। कॉल सेंटर में जो जॉब होती है ना, वो किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में नहीं होती है, ठीक है ना, सुविधाजनक समय क्षेत्र में की जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ग्रुपिंग ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज इन रूरल एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में खेती के अलावा होने वाली गतिविधियों के सही समूहकरण की पहचान करें। खेती के अलावा क्या क्या गाँव में होता है आपको बताना है। घड़े भी गांव में ही बनाए जाते, कुम्हार बनाता होगा। टोकरी भी गांव में बनाई जाती है। ईंट का निर्माण दोस्तों कहाँ पर होता है, ये भी गांव में। जो भट्टे होते हैं आप लोग जानते हो ना, भट्टी हो गई, चमनी हो गई, है ना, जहाँ पर आपकी ईंटें थापी जाती हैं, है ना। तो ये तो आपका सही यहाँ पर हो जाएगा ना। फसलों की कटाई, ये तो आपकी खेती में आएगी। आपसे पूछा खेती के अलावा, खेती को छोड़ दो, फसल तो आपकी खेती में आएगी, निराई भी फसल में ही आएगी।
धान की रोपाई भी फसल में आएगी। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। पहला वाला इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि आपको खेती को छोड़ करके बताना है। क्योंकि अन्य तीनों कथन में जैसे फसलों की कटाई खेती में आ जाएगी, निराई करना उनकी, धान की रोपाई करना ये भी फसल में आएगी, इसलिए पहला वाला क्वेश्चन का राइट मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, लोकतंत्रों की प्रमुख विशेषता की पहचान करें। संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, समता, न्याय, आरक्षण। तो प्रमुख जो भारत की लोकतंत्र की जो प्रमुख विशेषता है वो यहाँ पर व्यवस्था है समानता की, है ना। समानता यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि यहाँ पर कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही रूप से मिलान हो रहा है। सही रूप से मिलान हो रहा है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार, जो कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया है। ये मैंने आपको कई बार बताया है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि एक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार महिलाओं को भी पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिलता है। अगर उन मतलब कि कहा जाता है कि पत्नी के पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो पत्नी का उसके मतलब की संपत्ति पर हिस्सा होगा। पत्नी के पुत्र या जो पुत्रियां होगी उनका भी हिस्सा यहाँ पर मिलने वाला है। तो पहला यहाँ पर सही दिया गया। लड़कियां शर्मीली होती हैं, ये क्या है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता है। क्योंकि लड़कियां शर्मीली होती हैं, ये उनके प्रति एक लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। सही बोला गया है। सहभागीय लोकतंत्र, पंचायती राज प्रणाली या व्यवस्था। तो आपको यहाँ पर क्या ये थर्ड वाला यहाँ पर आपका सही है, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो तीनों आपके यहाँ पर सही सुमेल दिए गए हैं, ठीक है ना। तीनों आपके यहाँ पर राइट आंसर दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है, निम्नलिखित में से संविधान का वैध उद्देश्य, ठीक है ना, जो वैध हो वही उद्देश्य आपको बताना है, वैलिड वाला, है ना। वैलिड उद्देश्य कौन सा है संविधान का? विषयों की सामाजिक संरचनाओं को परिभाषित करना, शासन करने वाले अभिजात वर्गों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, नागरिकों के निजी जीवन को निर्देशित करना, अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 4 वाला ही। अपने नागरिकों के अधिकारों का बचाव करना चाहिए, जो कि संविधान का एक वैलिड उद्देश्य है। राइट आंसर 4 वाला यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान में किसके आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई? किसके आधार पर अल्पसंख्यकों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करी गई है, आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका भाषा हो जाएगा, धर्म हो जाएगा और संस्कृति हो जाएगा। क्षेत्र यहाँ पर नहीं होगा, क्षेत्र के आधार पर नहीं की गई, बल्कि भाषा, धर्म, संस्कृति के आधार पर करी गई है। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि अधिकतर बार एग्जाम में तोड़ मरोड़ के घुमा के, है ना, बार बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है न्यायपालिका वाला, कि लोग अगर असंतुष्ट है तो कहाँ पर जाएगा, क्या करेगा, वो करेगा, ये करेगा, है ना, इससे पूछा जाता है। तो आप लोग यहीं पर आप समझ लो, अच्छी बात होगी आप सभी लोगों के लिए। तो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ पर जाता है, यदि उसको न्याय मतलब कि उसको न्याय चाहिए, तो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, आपको यहाँ पर क्रम से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति आपका कहाँ पर जाता है? सत्र न्यायालय में, उसके बाद उच्च न्यायालय में, सबसे लास्ट में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे लास्ट में जाता ना, सुप्रीम कोर्ट में सबसे लास्ट में जाता, सभी लोग जानते हो। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सेकंड वाला हो जाएगा। सबसे पहले सत्र न्यायालय में, है ना, ठीक है ना, सीजन कोर्ट में जाएगा, फिर वो हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया गया है, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध आत्मकथा जूठन उजागर करती है। तो जूठन से भी एग्जाम में 2 से 3 बार क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जूठन किसकी किताब है? ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, जो कि किसको यहाँ पर उजागर करती है? तो ये जातीय भेदभाव को उजागर करने का प्रयास करती है ना। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ना, ये अधिकतर क्वेश्चन अब पेडागोजी के शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर कैसे क्वेश्चन? पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। लेवल आप लोग यहाँ पर देखोगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेडागोजी के आप सभी से पूछे जाते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए। समय समय पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने निरंकुश ब्रिटिश कानूनों के विरुद्ध प्रदर्शन किया था, ठीक है ना। भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने ब्रिटिश कानून के विरुद्ध में प्रदर्शन किया था समय समय पर। ये बात तो सभी को मालूम होगी। मणिपुर में
विवादास्पद कानून के विरोध में इरोम शर्मिला आमरण अनशन पर चली गई। यहाँ पर आपको बताना है उपरोक्त कथन किसके उदाहरण हैं? कानून बनाने में लोगों की भूमिका के, अभिशासन में लोगों की भूमिका के। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा अभिशासन में लोगों की भूमिका का, है ना। सरकार में लोगों की भूमिका होनी चाहिए, ऐसा ये दोनों उदाहरण यहाँ पर दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन विषय की शिक्षा शास्त्रीय उपागम के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर क्या आवश्यक होगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बच्चे संकल्पनाओं की अनुभवात्मक समझ के द्वारा श्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों सेकंड वाला यहाँ पर मैंने आपको राइट आंसर बताया। पहला वाला यहाँ पर दिया गया तथ्यों के स्मरण आपका गलत होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा केवल पाठ्य पुस्तकें, तो केवल आपका गलत होता है। बच्चे श्रेष्ठ रूप से तब सीखते हैं जब तथ्यों को संकेतकों या कूट भाषा में सरल किया जाता है, ये आपका नहीं होगा ना। तो राइट आंसर मैंने आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया, सेकंड वाला यहाँ पर हो जाएगा। गलत किन कारण से थे और सही किस कारण से थे वो भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों की गणना किस रूप में की जाती है? तो पीछे की ओर की जाती है। कैसे दोस्तों? पीछे की ओर की जाती है, जिसको पश्चगामी यानी कि बैकवर्ड्स के नाम से इसको जानते हैं, है ना। बैकवर्ड्स में ईसा मसीह की तिथियों को, पीछे वाली तिथियों को ईसा पूर्व, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? ईसा पूर्व बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लिखना चाहूँ मैं 361 ईसा पूर्व, 361 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। इसको आप लोग इस प्रकार से समझ लो, जैसे मैंने एक रेखा यहाँ पर खींची, यहाँ पर ये 0 है, 0 पे ईसा मसीह पैदा हुए। कौन पैदा हुए? ईसा का जन्म हुआ था आपका 0 में, मान लो आप लोग, है ना, मान सकते हो 0 में पैदा हुए थे। जो इससे पहले का टाइम होगा ना, जो पहले वाला टाइम होगा, यहाँ पर आपका 1 शुरू होगा, फिर इसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार का टाइम चलता है। और बाद का टाइम 1, 2, 3, 4 इस प्रकार का चलता है। ये वाला जो वर्तमान का टाइम कह सकते हैं, इस वाला टाइम जो हम लोग इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं, तो ये वर्तमान का टाइम है, जिसको ईसवी बोलते हैं। ईसा पूर्व का टाइम ये वाला रहा, जो कि उल्टा चलता है, यानी कि पीछे की तरह चलता है ना। जैसे पीछे की तरफ आपका ये टाइम चलता है। आपको मैंने बताऊं, आपको यहाँ पर एक और उदाहरण देना चाहूँ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अगर टाइम टेबल आपको बताना चाहूँ, 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, है ना। 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व, ये सिंधु सभ्यता का कालक्रम है। यहाँ पर आपको उल्टा दिखाई देता होगा, नहीं, 2600 से लेकर 1900 यानी कि विपरीत चलता है, यानी कि पीछे की तरफ चलता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे ईसा पूर्व के बारे में। राइट आंसर पश्चगामी यानी कि पीछे की ओर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है राष्ट्रीय आंदोलन के विषय पर चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आता है? निरंकुश, चर्चा, प्रदर्शन, प्रश्न उत्तर। उपयुक्त विकल्प का सही चुनाव करें। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन में यहाँ पर हो जाएगा आपका बी और डी, ठीक है ना। चर्चा और जो प्रश्न उत्तर होंगे वो चर्चा के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को बुलाना किस प्रकार की शिक्षण रणनीति के अंतर्गत आएंगे? चर्चा और प्रश्न, क्योंकि चर्चा कर सकते हैं उनसे और क्या कर सकते हैं? प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। बी डी इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कहता है निम्नलिखित में से ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में आने वाली कौन सी सामान्य विधियां हैं? वादकारी, सहभागी, विषय थीमेटिक, ऐतिहासिक। सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन क्या क्या होगा? जो कि ज्ञान को समझने के लिए सामाजिक विज्ञान में प्रयोग में लाई जाने वाली जो सामान्य विधियां होती हैं, उन विधियों का नाम आपका होता है सहभागी, विषयक यानी थीमेटिक, ऐतिहासिक। BCD इस क्वेश्चन में हो जाएगा। बाध्यकारी आपकी कोई विधि नहीं होती है। ए जिन में होगा वो यहाँ से आपका कटेगा, बचेगा आपका 4। बाध्यकारी क्या होता है? किसी चीज में दिक्कत डालना, वादा डालना, वो होता है बाध्यकारी। बाध्यकारी कोई आपकी विधियां नहीं होती है ना। तो ए को यहाँ पर छोड़ करके BCD इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को अधिक प्रभावी अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं। वे कौन कौन से तरीके हैं आपको यहाँ पर बताना है। सभी विषयों की विस्तृत व्याख्या देकर ये हमेशा ही गलत होता है। अधिक शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, अधिक शिक्षण सामग्री ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। आवधिक परीक्षाओं का आयोजन द्वारा, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा।
तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ना, वो यहाँ पर 4 वाला होगा, बेसिंग द टीचिंग ऑन रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, जीवन आधारित होने चाहिए, है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन यहाँ पर 100% राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के दौरान निम्नलिखित पर शिक्षक द्वारा विचार किया जा सकता है। किस पर विचार किया जा सकता है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते दौरान शिक्षक द्वारा? संकल्पनाओं तथा सामाजिक राजनीतिक वास्तविकताओं का विश्लेषण करने की योग्यता पर बल। क्या ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा? तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रासंगिक स्थानीय विषय वस्तु को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। ऐसी चीजें जो प्रासंगिक हों, जो चर्चाओं में आती हों, है ना, ऐसे टॉपिक को समाहित करना चाहिए, हिस्सा बनना चाहिए। ये भी यहाँ पर सही कहा गया है। स्थानीय शिक्षण अधिगम संस्थानों पर आधारित गतिविधियों का संपादन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो आपके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, स्थानीय क्षेत्र होते हैं, स्थानीय शिक्षण पर आधारित गतिविधियों को संपादन या संपादित कराना चाहिए, घुमाना चाहिए, है ना। ये तीनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए बी सी, है ना, तीनों सही हो जाएंगे। थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक नए कानून के संबंध में चेतना पैदा करने की आवश्यकता पर एक नियत कार्य करने को कहती है। कैसा कार्य? नए कानून के बारे में, है ना, उसके बारे में एक नियत कार्य करने के लिए शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है। वह विद्यार्थियों को इसके बारे में दैनिक समाचार पत्र में लिखने के लिए कह सकती है। विद्यार्थियों को सहपाठियों के साथ इससे संबंधित एक परियोजना पर काम करने के लिए कह सकती है। विद्यार्थियों को प्रावधानों को सीखने और परीक्षा में भाग लेने के लिए कह सकती है। यहाँ पर लिखा है परीक्षा में भाग लेना, ये तो आपका हमेशा ही गलत होता है। सी जिन में होगा सबसे पहले उसको आप लोग यहाँ से काटोगे, बचेगा पहला वाला। क्या इस क्वेश्चन का पहला वाला राइट आंसर होगा? जी हाँ, बिल्कुल पहला वाला राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा विधि युवा संसद सत्र, है ना, यूथ पार्लियामेंट सेशन जैसे विषयों को पढ़ाने में सबसे उचित है? इकाई विधि, यूनिट मेथड, प्रदर्शन विधि, या आगमनात्मक विधि, या नाट्यकरण तकनीकी? तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नाट्यकरण तकनीकी, है ना, ड्रामा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में कथन चुनना है आपको। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में आपको कथन बताना है। पूर्वाग्रह और निराधार कथनों का पता लगाने में सक्षम, सही हो जाएगा। सीमित सोच, लिमिटेड जो थिंकिंग है वो आपकी गलत होती है ना, सीमित, असीमित होनी चाहिए। दूसरे के विचारों को खारिज करने वाले, क्या दूसरे के विचारों को आप खारिज करोगे? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, ये कोई आलोचनात्मक चिंतन नहीं होती है। तो बी यहाँ पर आपका गलत हुआ। बी जिन में होगा उसको सबसे पहले आप लोग हटा दोगे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा ACD। बस इतना ही आपको करना है, ACD आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ACD। ज्ञात और संदिग्ध के बीच का अंतर पता करना चाहिए। मूल्यांकन शुरू करने से पहले किसी मुद्दे का जितना संभव हो सका उतना ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो ACD इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के लिए अपनी योग्यताओं और कौशल में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगी है? एक विशेष ढंग से पढ़ाने पर टिके रहना। अगर एक शिक्षक को बच्चों को पढ़ाना है, क्या वह शिक्षक केवल और केवल एक विशेष ढंग को ही अपना करके पढ़ाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अलग अलग ढंग यानी कि विभिन्न प्रकार से ढंगों को अपना करके पढ़ाना एक उचित माध्यम माना जाता है। यहाँ पर लिखा है एक ही ढंग से वो टिके रहे, तो ये बात कहीं ना कहीं गलत दी गई है, यानी कि ए गलत है। ए जिन में है उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ से काटोगे, है ना, काटोगे तो बचेगा आपका यहाँ पर थर्ड वाला, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। सामुदायिक संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए, फिल्में व वृत्त चित्रों को भी देखना चाहिए, सहकर्मियों के साथ औपचारिक और अनौपचारिक रूप से चर्चा भी करनी चाहिए, ठीक है ना। तो BCD इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है, मान लीजिए एक पुस्तक में निम्न कथन दिए गए हैं। कौन कौन से दोस्तों कथन दिए गए? कथन दिया गया पहला वाला, रजिया की कमजोरी एक रानी होने के नाते यह थी कि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई, ठीक है ना। मान लीजिए एक पुस्तक में बताया गया है कि रजिया की कमजोरी थी क्योंकि वह एक महिला के तौर पर पैदा हुई थी। अहिंसा का उपदेश देकर अशोक ने भारत को एक कमजोर देश बनाया
उपरोक्त कथन दर्शाते हैं? जेंडर या लैंगिक रूढ़िवाद धारणाएं। जो ऊपर वाला कथन है, महिला के तौर पर पैदा हुई इसलिए वो कमजोर थी, तो ये तो आपकी लैंगिक धारणा होगी ना, रूढ़िवाद धारणा, ठीक है ना। अहिंसा का उपदेश अशोक ने अपनाया था, जिससे भारत कमजोर हो गया, तो ये हिंसा को बढ़ावा देने वाला बात कही गई कि हिंसा करो, यानी कि लोगों को मारो, जितना मार सको मारो, जान से उड़ाओ, मौत के घाट उतारो, तो ये हिंसा को बढ़ावा यहाँ पर देने की बात कही गई है। ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। केवल पुरुष ही शासन चला सकते हैं, ये वाले पहले वाले से ये भी सिद्ध होता है कि पुरुष ही केवल शासन चला सकते हैं। शांति तो आपको यहाँ पर किसी में भी नहीं मिलती दिखाई दे रही होगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा, आखिर क्या इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर माना जाएगा? तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो रूढ़िवाद धारणाएं तो आपको पहले में दिख ही रही हैं, है ना, उसके साथ हिंसा को बढ़ावा भी यहाँ पर मिल ही रहा है, तो ए भी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। केवल पुरुष ही शासन चला सकते हैं, ठीक है ना, महिलाएं कमजोर होती हैं, ये भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सबसे उपयुक्त आपका ए भी माना गया है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जो कि एक बात आपको बता दूं यहाँ पर, ठीक है ना, जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, जो कि सीधे तौर पर एनसीईआरटी हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं, लेकिन उनके पूछने का तरीका अन्य क्वेश्चन से अलग कर दिया जाता है। शिक्षण के साथ उन क्वेश्चन को यहाँ पर पेडागोजिकल के साथ यहाँ पर जोड़ करके आपसे मतलब कि करने को मतलब कि क्वेश्चन दे दिया जाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन को पहचानिए। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। सही कहा गया ना। पांडुलिपियों में इतिहासकारों को बहुत सी विस्तृत जानकारी मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इतिहासकारों को जानकारी मिलती है। धनी व्यक्ति, शासक जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। क्या दोस्तों पांडुलिपियां एकत्रित करने वाले व्यक्ति धनी व्यक्ति थे, शासक व्यक्ति थे, या साधारण लोग थे, या मंदिर के पुजारी वर्ग के लोग थे? क्या यहाँ पर ये बात आपकी सही होगी? तो ये बात जो यहाँ पर कही गई है, ये बात यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही होगी। पांडुलिपियों को संभालना और प्रयोग करना सरल है। सरल तो नहीं है, ये तो बहुत कठिन था इनका काम, है ना। पांडुलिपियों को संग्रहित करना बहुत कठिन काम था, कोई सरल काम नहीं था, ठीक है ना। तो ए बी सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा, ए बी सी। चलिए आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोजना के कार्य का उदाहरण नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है, प्रायोजना के, है ना। प्रायोजना यहाँ पर लिखा है प्रोजेक्ट, है ना, प्रोजेक्ट वर्क यानी कि परियोजना कार्य। तो चलिए आपको बताता हूं इस क्वेश्चन का आखिर क्या होगा सही जवाब। एक नए औद्योगिक नगर में प्रवासियों का सर्वेक्षण करना, पूछना कि वे कहां से आए हैं और क्या काम करते हैं, ये तो सही है, परियोजना हो सकता है, प्रोजेक्ट कार्य हो सकता है। नहरों के माध्यम से सिंचाई के क्रियाशील नमूने का निर्माण, ये भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आएगा। वरिष्ठ कक्षाओं द्वारा बनाई गई परियोजनाओं की सूची को कंठस्थ करना। कंठस्थ करना आपको पता ही होगा गलत होता है ना, तो ये उदाहरण आपका कोई नहीं होगा प्रोजेक्ट का। कंठस्थ करोगे तो कोई प्रोजेक्ट के अंतर्गत थोड़ी ना आएगा, तो तीसरा गलत है, आपको नहीं वाला बताना है बस। राइट आंसर आपका यहाँ पर थर्ड वाला हो जाएगा, है ना, थर्ड वाला यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, शैक्षिक आकलन से तात्पर्य है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन, है ना। राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाए, आकलन, है ना। संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन होना चाहिए, भावनात्मक नहीं होता है, ना ही मनोगत्यात्मक होता है, ना ही मनोसामाजिक क्षमताओं का होता है।